हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ एलुवियल कैनल्स बाय लेसिस रेज्यूम थ्योरी। लेसिस रेज्यूम थ्योरी दिया था लेसी ने 1939 में, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में। और उन्होंने कुछ रिसर्च इन्वेस्टिगेशन किए थे एलुवियल कैनल्स के ऊपर। और उन्होंने कैनेडी ने जो थ्योरी दिया था फॉर द डिज़ाइन ऑफ एलुवियल कैनल्स, उसमें कुछ कमी कमजोरी निकाली थी और उसके हिसाब से अपना एक नया थ्योरी प्रेजेंट किया था फॉर द डिज़ाइन ऑफ एलुवियल कैनल्स। ठीक है, पहला उन्होंने क्या बोला कि कैनेडी ने रेजिम चैनल का डेफिनेशन क्या दिया था कि ऐसा चैनल जिसमें ना कोई सिल्टिंग हो और ना कोई स्कोरिंग हो, उसको हम रेजिम चैनल बोलेंगे। ये कैनेडी का डेफिनेशन था रेजिम चैनल के लिए। लेकिन लेसी ने क्या बोला कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई चैनल में अगर सिल्टिंग भी नहीं हो रहा है और स्कोरिंग भी नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो चैनल रेजिम चैनल हो। ठीक है, ये लेसी का डेफिनेशन था रेजिम चैनल के लिए। उन्होंने क्या बोला, रेजिम चैनल का उन्होंने डेफिनेशन क्या दिया कि ऐसा चैनल जिसके विथ, डेप्थ और बेड स्लोप में बाय द टाइम चेंजेस हो चुके हों और जो कैनल है वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच कर चुका है, उसको हम बोलेंगे रेजिम चैनल। यानी जब हम कोई भी चैनल एक्सकावेट करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई भी चैनल हमने एलुवियल सोइल में एक्सकावेट किया, तो जब उसमें पानी फ्लो करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका विथ, डेप्थ और बेड स्लोप चेंज होता जाएगा। ठीक है, सेडिमेंटेशन की वजह से, स्कोरिंग की वजह से उसका विथ, डेप्थ और बेड स्लोप एडजस्ट होता जाएगा। और एक पॉइंट आएगा जब जो एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा और चैनल एक इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच करेगा। उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होंगे, यानी विथ, डेप्थ और बेड स्लोप कांस्टेंट रहेगा। तो उस कंडीशन पे जो चैनल होगा उसको हम बोलेंगे रेजिम चैनल। ये लेसी का डेफिनेशन था। और लेसी ने बोला था कि हर डिस्चार्ज और हर ग्रेड के लिए एक पर्टिकुलर रेजिम कंडीशन होता है, एक पर्टिकुलर विथ, डेप्थ और बेड स्लोप होता है जो चैनल बाय द टाइम अटेन करेगा। उसके पैरामीटर्स में मॉडिफिकेशन की वजह से बाय द टाइम चैनल अटेन करेगा। हर एक डिस्चार्ज और हर सिल्ट ग्रेड के लिए वो एक फिक्स्ड जो शेप होता है, जो फिक्स्ड पैरामीटर्स होता है वो अटेन करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, उसको हम रेजिम चैनल बोलेंगे। ठीक है, तो ये रेजिम चैनल का डेफिनेशन था लेसी के अनुसार। अब रेजिम चैनल डिफाइन करने से पहले उन्होंने एक टर्म दिया था इनकोहेरेंट एलुवियम। ठीक है, लेसी का थ्योरी लगाने के लिए इनकोहेरेंट एलुवियम जो हमारे पास जो सॉइल है जिसमें हम एक्सकावेट करेंगे वो इनकोहेरेंट एलुवियम में होना चाहिए। ठीक है, इनकोहेरेंट एलुवियम मतलब जिसमें कोई भी कोहेजन नहीं हो, कोहेजनलेस एलुवियल सॉइल को हम बोलते हैं इनकोहेरेंट एलुवियम, यानी C=0 होना चाहिए। तो उसी में हम लेसी थ्योरी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनकोहेरेंट एलुवियम। अब उन्होंने तीन टाइप ऑफ रेजिम उन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, पहला उन्होंने डिफाइन किया था ट्रू रेजिम, दूसरा इनिशियल रेजिम और एक और डिफाइन किया था फाइनल रेजिम। ठीक है, ट्रू रेजिम मतलब ऐसा चैनल जिसमें यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा हो, चैनल इनकोहेरेंट एलुवियम में हो और जो चैनल ट्रांसपोर्ट करेगा, जो सिल्ट चार्ज होगा, वो भी सेम कैरेक्टर को होना चाहिए, यानी इनकोहेरेंट एलुवियम और ग्रेड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ट्रू रेजिम चैनल में क्या होना चाहिए कि इनकोहेरेंट एलुवियम होना चाहिए। ठीक है, जो बेड मटेरियल है, जो कैनल का मटेरियल है वो इनकोहेरेंट एलुवियम होना चाहिए और जो ट्रांसपोर्ट करेगा, जो पानी अपने साथ कैरी करके लाएगा सिल्ट चार्ज, वो भी सेम ग्रेड का होना चाहिए, सेम इनकोहेरेंट एलुवियम और ग्रेड भी सेम होना चाहिए। ऐसा चैनल ट्रू रेजिम चैनल माना जाएगा। और उसमें कांस्टेंट डिस्चार्ज होना चाहिए, डिस्चार्ज चेंज नहीं होना चाहिए, बाय द टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज बाय द टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सिल्ट ग्रेड मान लीजिए 0.3 mm का अगर सिल्ट ग्रेड है तो बाय द टाइम उसका वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज भी वही 0.3 mm ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के चैनल को हम बोलेंगे ट्रू रेजिम। अब ट्रू रेजिम एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये सारे कंडीशन फॉलो करने वाला चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ट्रू रेजिम एक हाइपोथेटिकल मान लीजिए कंडीशन है। ठीक है,
ट्रू रेजिम सिर्फ हाइपोथेटिकल कंडीशन है रियलिटी में कि तो इनिशियल रेजिम होगा और फाइनल रेजिम होगा। ठीक है, इनिशियल रेजिम मतलब क्या है कि जब हम चैनल को एक्सकावेट करेंगे, हम जब एलुवियल सॉइल में कोई नैरो चैनल एक्सकावेट करेंगे तो क्या होगा कि जो स्लोप है, जो चैनल का स्लोप है और जो डेप्थ है चैनल का, वो वैरी होगा इनिशियल रेजिम में। इनिशियल रेजिम मतलब मान लीजिए चैनल हमने एक्सकावेट किया तो ये इनिशियल इसका स्लोप था। ठीक है, अब पानी क्या करेगा, पानी जब इसमें फ्लो करेगा चैनल में तो अपने साथ सिल्ट लाएगा। ठीक है, और सिल्ट क्या होगा, धीरे धीरे बेड पे डिपॉजिट होगा। अब क्योंकि इधर सिल्ट ज़्यादा था, सिल्ट चार्ज इधर ज़्यादा था तो इधर ज़्यादा डिपॉजिट होगा और बाय द टाइम जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा सिल्ट चार्ज घटता जाएगा, यानी इधर डिपोजिशन कम होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, स्लोप बढ़ता जाएगा डिपोजिशन की वजह से, यानी अब न्यू स्लोप, इसका जो स्लोप है वो बढ़ जाएगा, यानी स्टीप स्लोप हो जाएगा। ठीक है, स्लोप स्टीप होने के कारण जो डेप्थ है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए डेप्थ बढ़ता गया है, सो डेप्थ भी बढ़ता जाएगा, स्लोप भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह के जो इनिशियल कंडीशन होता है, इस तरह के कंडीशन को हम बोलते हैं, इस तरह के चैनल को हम इनिशियल रेजिम कंडीशन में बोलते हैं। ठीक है, कि ये चैनल इनिशियल रेजिम कंडीशन में है अभी, यानी क्या क्या होना चाहिए, स्लोप और डेप्थ वैरी करेगा इनिशियल रेजिम कंडीशन में। अब स्लोप और डेप्थ वैरी करेगा बट जो बेड स्लोप होता है, जो बेड होता है, बेड का विथ कांस्टेंट रहेगा। ये याद रखना, इनिशियल रेजिम में बेड का विथ कांस्टेंट रहता है, बाकी स्लोप और जो डेप्थ होता है वो बढ़ेगा। बाकी जो बेड का विथ होता है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि जो जब हम इनिशियली एक्सकावेट करेंगे किसी भी चैनल को इनकोहेरेंट एलुवियम में तो क्या होगा, जो साइड होगा उसमें कुछ कोहेजन होगा और उस कोहेजन की वजह से साइड में जो स्कोरिंग होगा, अब बेड का विथ बढ़ने के लिए साइड में तो स्कोरिंग होना पड़ेगा, तो साइड के स्लोप को चेंज होना पड़ेगा कुछ इस तरह। ठीक है, लेकिन क्योंकि जब इनिशियली एक्सकावेट करेंगे तो इसमें कुछ कोहेजन होगा तो ये जो स्कोरिंग एक्शन है उसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो बेड के विथ को ये बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, तो बेड का विथ जो है वो कांस्टेंट रहेगा इनिशियल रेजिम में, डिस्चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, बाकी स्लोप और जो डेप्थ है वो चेंज होगा इनिशियल रेजिम कंडीशन में। और इनिशियल रेजिम कंडीशन में हम अब इनिशियल रेजिम कंडीशन में ये देखने में लगता है कि ये रेजिम जो चैनल है वो रेजिम अटेन कर चुका है, लेकिन एक्चुअल में ये रेजिम कंडीशन में नहीं है अभी, तो इसमें हम लेसिस थ्योरी नहीं लगा सकते। इनिशियल रेजिम कंडीशन में अगर कोई चैनल है तो इसमें हम लेसिस थ्योरी नहीं लगा सकते। तो इनिशियली हम जब कोई नैरो चैनल एक्सकावेट करेंगे तो इनिशियली वो इनिशियल रेजिम में रहेगा। ठीक है, और बाय द टाइम उसमें मॉडिफिकेशन होंगे। अब इनिशियल रेजिम था, पहले एक्सकावेट किया, इनिशियल रेजिम था। अब बाय द टाइम जब पानी फ्लो होता रहेगा तो क्या होगा, ये जो साइड का जो कोहेजन था, धीरे धीरे साइड में जो रिस्ट्रेंथ था, जो इसको अवॉइड कर रहा था, कोहेजन को, जो साइड को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो धीरे धीरे प्रोटेक्शन हटता जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रेंथ कम होता जाएगा और क्या होगा, साइड में स्कोरिंग बढ़ता जाएगा। साइड में स्कोरिंग बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, बेड विथ भी चेंज होने लगेगा। अब जब बेड विथ चेंज होगा तो क्या होगा, अब क्योंकि अब एडजस्टमेंट बेड विथ में भी होगा एडजस्टमेंट। ठीक है, यानी ये बेड विथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, नैरो चैनल में ये बेड विथ बढ़ता जाएगा, स्लोप भी वैरी करेगा और विथ भी वैरी करेगा। इस कंडीशन में जो चैनल होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल रेजिम। और इनिशियल रेजिम के बाद फाइनल रेजिम चैनल अटेन करेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बेड विथ जो स्लोप है, बेड स्लोप है, जो डेप्थ है और बेड विथ एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक टाइम पे ये जो चैनल है ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा और जो बेड विथ में जो चेंजेस हैं, बेड स्लोप, बेड विथ और डेप्थ में जो चेंजेस हैं वो होना बंद हो जाएगा और इस कंडीशन को हम बोलेंगे फाइनल रेजिम। और इसी में हम लेसिस के इक्वेशंस को लगा सकते हैं। ठीक है, फाइनल रेजिम में जो चैनल होगा उसका शेप मान लीजिए इनिशियली ऐसा शेप था। ठीक है, तो फाइनल रेजिम में क्या होगा, ये चेंजेस होगा, चेंजेस होते होते क्या हो जाएगा, कुछ एलिप्टिकल हो जाएगा। ठीक है, कि तो अगर कोर्स है, मटेरियल कोर्स है तो एलिप्स कुछ एलिप्टिकल शेप आएगा, जितना ज़्यादा कोर्स होगा उतना फ्लैट एलिप्स होगा। ठीक है, सेमी एलिप्टिकल सेक्शन जितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर फाइनर मटेरियल है, ज़्यादा फाइनर मटेरियल तो कुछ इस तरह से एलिप्टिकल सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, बाय द
बाय द टाइम पानी फ्लो होता रहेगा और इसका सेक्शन चेंज होकर कुछ एलिप्टिकल सेक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे फाइनल रेजिम और इसी में हम लेसिस के इक्वेशन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो जितना कोर्स होगा मटेरियल उतना ही फ्लैट एलिप्स बनेगा। ठीक है, ये कोर्स पार्टिकल के लिए, और जितना फाइन मटेरियल होगा उतना ही शार्प एलिप्स बनेगा, शार्प एलिप्टिकल सेक्शन बनेगा। तो इसी को हम बोलते हैं फाइनल रेजिम और लेसिस के इक्वेशन को हम इसी में लगा सकते हैं और इसी में चैनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। ठीक है, इसमें साइड से कोई भी रिस्ट्रेन नहीं होता है क्योंकि बाय द टाइम जो साइड का रिस्ट्रेन है वो पानी की फ्लो की वजह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी में हम लेसिस के इक्वेशन को लगाएंगे। अच्छा, एक और बात, ज़रूरी नहीं कि चैनल जब हम एक्सकावेट करें तो पहले वो इनिशियल रेजिम में जाए उसके बाद फाइनल रेजिम में जाए। ठीक है, वो कंडीशन ट्रू होता है जब हम नैरो चैनल एक्सकावेट करते हैं। मान लीजिए हम पहले ही वाइड चैनल एक्सकावेट कर दिए, अगर वाइड चैनल एक्सकावेट कर देंगे तो क्या होगा, हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले जाना है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कुछ नैरो, मान लीजिए इधर इसको नैरो इक्विलिब्रियम कंडीशन का इसका जो शेप है वो इससे छोटा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे सिल्ट डिपॉजिट होगा। सिल्ट डिपॉजिट होगा तो ये जो वाइड चैनल है ये धीरे धीरे नैरो होता जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि पहले इनिशियल रेजिम में जाए उसके बाद फाइनल रेजिम में जाए। अगर चैनल ऑलरेडी वाइड है, ठीक है, तो इनिशियल रेजिम में वो जाएगा नहीं, क्योंकि इनिशियल रेजिम में क्या होता है, इनिशियल रेजिम में बेड स्लोप चेंज होता है और विथ कांस्टेंट रहता है। लेकिन इधर क्या है, अगर विथ हम ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे, ठीक है, विथ ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सिल्ट डिपॉजिट हो गया, यानी विथ पहले ही चेंज होगा। तो विथ चेंज होगा तो इनिशियल रेजिम में नहीं गया है, यानी ज़रूरी नहीं कि इनिशियल रेजिम में पहले कोई चैनल हो उसके बाद ही फाइनल रेजिम में जाए, पहले ही फाइनल रेजिम में जा सकता है चैनल। ठीक है, दूसरा लेसी ने क्या बोला कि कैनेडी ने क्या कहा था कि जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर है, जो सिल्ट को सस्पेंशन में रखता है, वो एडीज का वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जो कि वाटर और जो ये बेड है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से एडीज जनरेट होते हैं और उस एडीज के वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये सिल्ट सस्पेंशन में होते हैं। लेकिन लेसी ने क्या बोला, लेसी ने कहा कि सिर्फ बेड स्लोप की वजह से नहीं, जो साइड स्लोप होता है उसकी वजह से जो एडीज जनरेट होते हैं, उस पर जो एडीज जनरेट हैं उसके वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से भी सिल्ट सस्पेंशन में रहता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट उन्होंने, दूसरा ड्रॉबैक कैनेडीज के थ्योरी में बताया था उन्होंने। कैनेडी ने जो साइड स्लोप में जो एडीज होते हैं उनके वर्टिकल कंपोनेंट को नेग्लेक्ट किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जनरली ज़्यादातर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम होता है। जो साइड स्लोप में एडीज जनरेट हो तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू वर्टिकल कंपोनेंट, तो कैनेडी ने उसको नेग्लेक्ट किया था। लेकिन लेसी ने बोला कि नहीं, इसका वर्टिकल कंपोनेंट की साइड स्लोप में जो एडीज जनरेट होते हैं उसके वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से भी जो सिल्ट होते हैं, जो सेडिमेंट होता है वो सस्पेंशन में होता है। ठीक है, तो एंटायर जो वेटेड पेरीमीटर है वो कंट्रीब्यूट करेगा सिल्ट को सस्पेंशन में रखने के लिए। तीसरा, लेसी ने बोला कि जो सिल्ट ग्रेड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चैनल के डिज़ाइन में। जो सिल्ट ग्रेड है, कैनेडी ने सिल्ट ग्रेड कैसे डिफाइन किया था, CVR से, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो से, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्ट के लिए उन्होंने CVR वैल्यू, डिफरेंट CVR वैल्यू दिया था। ठीक है, लेकिन लेसी ने बोला कि नहीं, एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जो कि सिल्ट ग्रेड को अच्छी तरह डिफाइन करे। ठीक है, क्योंकि ये एक क्रिटिकल फैक्टर है, जो सिल्ट ग्रेड है वो एक क्रिटिकल फैक्टर है चैनल डिज़ाइन में। तो कैनेडी ने, जो लेसी ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं सिल्ट फैक्टर, और सिल्ट फैक्टर का फॉर्मूला दिया उन्होंने 1.76 √DMM। अब सिल्ट फैक्टर का वैल्यू कैनेडी ने अपर बारी दोब के लिए 1 एज्यूम किया। अपर बारी दोब में जो सिल्ट का साइज था वो था 0.323 mm। ठीक है, उसके लिए उन्होंने सिल्ट फैक्टर 1 माना अपर बारी दोब कैनाल के लिए, और उसी के रिलेटिव में दूसरे सिल्ट ग्रेड के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया, जो कि सिल्ट फैक्टर का फॉर्मूला F = 1.76 √DMM। ठीक है, D यानी पार्टिकल साइज, एवरेज पार्टिकल साइज D50 हम ले सकते हैं,
मीन पार्टिकल साइज mm में हमको रखना है इसमें, ठीक है। 1.76 अंडर रूट डी एम एम। यहाँ से हमारे पास सिल्ट फैक्टर आ जाएगा। अब उन्होंने बेसिकली 4-5 इक्वेशन दिए थे, ठीक है। तो पहला तो सिल्ट फैक्टर हो गया 1.76 अंडर रूट डी एम एम। यहाँ से हम मीन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना होगा। तो मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो अंडर रूट 2/5 एफ इंटू आर। एफ सिल्ट फैक्टर हो गया, आर हो गया मीन हाइड्रोलिक रेडियस। दूसरा इक्वेशन था ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 140 वी पावर 5। यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाएगा, एफ हमको पता है, मीन वेलोसिटी पता है हमको, तो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 140 वी पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा फार्मूला दिया था उन्होंने, v इज इक्वल टू 10.8 आर पावर 2/3 एस पावर 1/3। यस क्या है, यस हमारा बेड स्लोप है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिए, रिजीम चैनल में हम जनरली बेड स्लोप जो होता है वो हम जनरली लेते हैं 0.5 हॉरिजॉन्टल इन 1 वर्टिकल, ठीक है। जनरली इसी साइड स्लोप को हम अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि लेसी ने बोला था कि कोई भी चैनल जनरली इसी साइड स्लोप चैनल में इक्विलिब्रियम में, जब इक्विलिब्रियम रीच करेगा तो जनरली यही साइड स्लोप मेंटेन करेगा। लेसी ने ऑब्जर्वेशन में ये पाया था। तो 0.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, हम कैनेडी के न्यूमेरिकल में भी यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 0.5 हॉरिजॉन्टल इन 1 वर्टिकल हम साइड स्लोप यूज़ करेंगे। अब उन 4 इक्वेशन से हम और इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन उसी से डिराइव होगा, उस 4 बेसिक इक्वेशन से हम ये सारे इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। जैसे मीन वेलोसिटी का एक और इक्वेशन क्यू एफ स्क्वायर अपन 140 1/6, क्यू हमारा है, क्यू है डिस्चार्ज, ठीक है। और ये सब जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये सब हमारे पास एसआई यूनिट में सब वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है। सब एसआई यूनिट में रखेंगे, यफ को छोड़ के। यफ में हम डी एमएम में रखते थे, बाकी सब हम एसआई यूनिट में रखेंगे, यानी वी हमको मीटर पर सेकेंड में मिलेगा, क्यू हम मीटर क्यूब में रखेंगे, तो सब एसआई यूनिट में ही रखना है। पी हमारे पास वेटेड पेरीमीटर है, पी इज इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू, ये भी मीटर में आएगा, ठीक है। आर हाइड्रोलिक रेडियस जो कि 0.47 क्यू बाई एफ पावर 1/3, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि लेसी ने दिया था वो है नॉर्मल स्कावर डेप्थ। स्कावर डेप्थ मतलब जब रिवर में पानी फ्लो करता है तो बाय द टाइम रिवर का बेड स्कावर होता है, ठीक है। तो कितना स्कावर होगा, ठीक है, बाय द टाइम, उसको हम बोलते हैं स्कावर डेप्थ, ठीक है। और स्कावर डेप्थ हम हाई फ्लड लेवल से मेजर करते हैं। मान लीजिए कोई एम्बैंकमेंट है, ठीक है, और ये रिवर है, रिवर का HFL यहाँ है, HFL, ये रिवर का HFL है और ये रिवर बेड है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब पानी फ्लो करेगा तो ये बेड स्कावर होता जाएगा और कुछ इस तरह स्कावर होगा। तो इस स्कावर डेप्थ को हम, इस स्कावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्कावर डेप्थ से, इसको हम बोलते हैं स्कावर डेप्थ। नॉर्मल स्कावर डेप्थ का आर डैश इज इक्वल टू 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ होल पावर 1/3। क्यू मतलब क्या है, स्पेसिफिक डिस्चार्ज, यानी डिस्चार्ज पर यूनिट विथ ऑफ द वाटर वे, जो कि मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर में निकाल सकते हैं। ये इस नॉर्मल स्कावर डेप्थ है, इसको हम यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हम किसी भी अगर हम कोई भी फाउंडेशन डिज़ाइन कर रहे हैं रिवर में, या फिर जैसे एम्बैंकमेंट बना रहे हैं स्लोप प्रोटेक्शन के लिए, हम इस स्कावर डेप्थ का फॉर्मूला के यूज़ करते हैं। नॉर्मल स्कावर डेप्थ इतना है, मैक्सिमम स्कावर डेप्थ जनरली 1.5 आर डैश से लेकर 2.5 आर डैश रखते हैं, ठीक है। दूसरा स्लोप का फॉर्मूला है, बेड स्लोप का फॉर्मूला, यस इज इक्वल टू 0.0002 एफ पावर 3/2 आर पावर 1/2, और एक और फॉर्मूला है इधर जो कि क्यू के टर्म में है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसका डेरिवेशन, इसका सारा डेरिवेशन बुक में दिया है, जो कि आप उसमें जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यस का फॉर्मूला आ गया। अच्छा अब इन सब फॉर्मूला को अप्लाई करके एक क्वेश्चन करते हैं। एक इरिगेशन चैनल डिज़ाइन करना है जिसका डिस्चार्ज है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमारे पास मीन पार्टिकल साइज़ दिया है 0.323 mm, ठीक है। अपर बारी दोब में जो पार्टिकल साइज़ था वो 0.323 mm ही था, ठीक है। तो सिल्ट फैक्टर अगर देखें तो अपर बारी दोब के लिए मैंने बोला था कि 1 एज्यूम किया था लेजी ने, तो अगर इसमें रखें तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यफ अगर निकालें 1.76 अंडर रूट D50 और इसको रखें तो सिल्ट फैक्टर आएगा 1, ठीक है। अब सिल्ट फैक्टर आ गया, मीन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपन 140 होल पावर 1/6। यहाँ से मीन वेलोसिटी आ गया 0.72 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गया,
एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना चाहिए, ए इज इक्वल टू डिस्चार्ज डिवाइड बाई वेलोसिटी, जो कि आएगा 27.78 मीटर स्क्वायर। वेटेड पेरीमीटर 4.75 अंडर रूट क्यूब, ठीक है, जो कि आएगा 21.24 मीटर। यहाँ से आ गया। साइड स्लोप हम एज्यूम करते हैं 0.5 हॉरिजेंटल इन 1 वर्टिकल, ठीक है। अब एरिया हमको पता है ट्रेपेजॉइडल, अगर ट्रेपेजॉइडल चैनल का हम साइड स्लोप रख के और एरिया निकालें, डी हम डेप्थ एज्यूम कर रहे हैं इसका, डी और बी इसका विथ है, ठीक है। तो 1 हॉरिजेंटल इन 2 वर्टिकल है तो 0.5 डी ए होगा, ठीक है, और इधर भी 0.5 डी होगा। इसका एरिया लिखें तो बी डी प्लस 0.5 डी स्क्वायर होगा, ठीक है। एरिया हमारे पास है 27.78, तो ये एक इक्वेशन बना। और दूसरा वेटेड पेरीमीटर है हमारे पास पी, जो कि था 21.24, और उसका फॉर्मूला वेटेड पेरीमीटर यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि आएगा बी प्लस डी अंडर रूट 5, ठीक है। इन दो इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास डेप्थ आएगा 1.49 मीटर और जो बेड विथ है वो आएगा 17.91 मीटर, ठीक है। इतना पता चल गया। स्लोप कितना रखना है, तो स्लोप निकालेंगे, फॉर्मूला था 0.0003 एफ पावर 5/3 अपन क्यू पावर 1/6। यहाँ से स्लोप आ जाएगा 1/1 इन 5503, इतना स्लोप आ गया। अगर चेक करें इसका तो एक फार्मूला से हम चेक कर सकते हैं। आर का फार्मूला था 2.5 वी स्क्वायर बाई एफ, ठीक है। वी का फार्मूला था हमारे पास, वी का फार्मूला कितना था, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 5/2 आर एफ था, तो यहाँ से हमारे पास आर का फार्मूला आ जाएगा 2.5 वी स्क्वायर बाई एफ, ठीक है। आर कितना है, ए डिवाइड बाई पी, ए हमारे पास था 27.8, पी इतना है 21.4, आर आ गया 1.31। यहाँ से अगर आर निकालें तो कितना आएगा, आर अगर इस फार्मूले से निकालें तो 1.3, जो कि इसी के बराबर है लगभग। तो हमारा कैलकुलेशन ओके है। तो हम कितना चैनल का डायमेंशन कितना प्रोवाइड करेंगे, डेप्थ ऑफ वाटर होना चाहिए 1.49 मीटर, बी होना चाहिए 17.91, ठीक है। स्लोप होना चाहिए 1 इन 5503, और जो साइड स्लोप है वो कितना होना चाहिए 0.5 हॉरिजॉन्टल इन 1 वर्टिकल, ठीक है।